नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदे क्या बेचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स के लिए आज का दिन बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि तीन मेन चीजें हैं जिसके ऊपर बाजार कहीं ना कहीं अपना दारोमदार टिकाने की कोशिश करेगा। पहली बात, कल की जो रिकवरी है बेहद दमदार थी। क्या वो रिकवरी आज भी जारी रहेगी, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। दूसरा, अमेरिका में जो चुनाव है वो शुरू हो चुके हैं और वो आज सुबह 11:30 बजे तक जारी रहेंगे। उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो किस तरफ करवट लेते हैं, उसका दुनिया भर के बाजारों पर, भारत के बाजारों समेत किस तरह का असर देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हर किसी ट्रेडर या निवेशक के मन में है जिसने पिछले कुछ दिनों में बाजार में बहुत गिरावट देखी या फिर अपने पोर्टफोलियो में लॉसेस बनते हुए देखे हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है। इन सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए, इस शो के जरिए आपको देने की कोशिश करते हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे खास मेहमान नितलेश पावस्कर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मई 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कल की जो रिकवरी हुई है उससे क्या संकेत लेने चाहिए, और आज हमारे हमारे साथ साथ इनफैक्ट पूरी दुनिया भर के बाजार इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे किस तरह के निकल के सामने आएंगे, कौन होगा भारत का ट्रम्प कार्ड। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं कल का बाजार किस तरह का था, फिर आज की तैयारी की बातचीत करेंगे। पहले चलते हैं कल के बाजार की तरफ। कल हमने देखा जैसे पिछले कुछ दिनों से मार्केट का रुझान था, फिर से एक बार गिरावट देखने को मिली। बाजार कोशिश कर रहा था रिकवरी लेने की, लेकिन आखिरकार जो सेकंड हाफ में रिकवरी आई वो बेहद दमदार देखने को मिली और मार्केट में इनफैक्ट काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा एक स्ट्रांग रैली देखने को मिली। एक मजबूत हरे निशान के साथ जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। लोअर लेवल से खरीदारी बेहद शानदार देखने को मिली और खरीदारी भी ऐसी थी कि निफ्टी में हमने देखा 218 अंकों के गेंस थे और सेंसेक्स करीब 700 अंक चढ़ के बंद हुआ और बैंक निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आपको देखने को मिली। इनफैक्ट जो दिन के लोज बने थे वहां से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में करीब 450 अंकों की रिकवरी हुई। सेंसेक्स में जो हमने लो बनते हुए देखा था वो इनफैक्ट 78,296 का था और क्लोजिंग हुई 79,500 के करीब और वहां से जो रिकवरी हुई 1180 अंकों की देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी वैसे आपने देखा 992 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन दिन के दौरान हमने देखा था 51,000 के नीचे भी चला गया था इंडेक्स और जो क्लोजिंग हुई है 52,200 के भी ऊपर जाकर हुई है। तो 1342 अंकों की रिकवरी जो है वो बैंक निफ्टी भी लेकर बंद हुआ है। तो एक बार फिर से कमजोर शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो रिकवरी हुई है वो बेहद दमदार देखने को मिली है। सवाल अब यही है कि क्या ये रिकवरी टिकाऊ है, क्या केवल ये शॉर्ट कवरिंग है, जो वीकली एक्सपायरी हो रही है उस वजह से ये मूव देखने को मिला है। तो सर, पहला सवाल आपसे यही है कि कल की जो रिकवरी है उसको आपने कैसे रीड किया है। क्या केवल एक डेड कैट बाउंस है, फिर से हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, या आपको लगता है कि ये रिकवरी टिकाऊ है, दमदार है, आगे कुछ दिनों तक चलेगी? देखो, ये रिकवरी जो है वो थोड़ा सा लग रहा था कि बाजार में आएगी। हमने हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर और साथ साथ मनी नाइन का मैं शो कर रहा था विपुल सर के साथ, तभी मैंने एक चीज कही थी 24,800, 23,820 से लेके 23,750 इस रेंज में लेना है। 23,700 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 24,200 ये हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ बैंक निफ्टी के ऊपर भी एक बुलिश भी शेयर किया था और एग्जैक्टली हमारे टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो तेजी है वो टिकाऊ होगी या फिर से ये रैली फिसल आउट होगी उसके बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आवरली चार्ट के ऊपर एक डेली कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। वो बार बार मार्केट उसी रेजिस्टेंस को फेस करके डाउनसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। तो आज के सत्र में 24,200 ये लेवल के ऊपर मेंटेन होना चाहिए, फिर उसके बाद 24,270 ये पड़ा होगा और फिर मूरा ट्रेडिंग का जो हाई 24,350, 370 ये लेवल्स तक भी बाजार क्या हो सकता है, मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, लेवल्स अगर बदलते हैं तो आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि सामने यूएस इलेक्शन है। कुछ अगर नेगेटिव आता है मार्केट में तो अपनी पोजीशंस को क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो अभी मार्केट का मूड और माहौल देख के लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और मूवमेंट बाकी है मार्केट का 150 पॉइंट के आसपास का। लेकिन अगर मार्केट 24,400 ये लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करने में सक्षम रहता है तो फिर ये रैली जो है वो थोड़ा सा आगे और सस्टेन हो सकती है। फिर हम लोग इसको 24,700, 24,800 ये लेवल तक भी क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो भी क्वांटिटी प्लान करोगे वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ क्वांटिटी प्लान करना पड़ेगा क्योंकि आगे इवेंट है, बड़ा पोजीशंस अवॉइड करिए। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ छोटी क्वांटिटी कम वॉल्यूम्स के साथ अपनी पोजीशन बनाइए। लेवल्स जो बताए गए हैं उनको आप ध्यान में रखिए। 24,200 अगर मेंटेन करता है फिर 24,270 ये इंपॉर्टेंट होगा।
अगर 24,400 का लेवल निफ्टी पे सस्टेन करता है, फिर हो सकता है कि आगे बाजार में जो ये रैली है या फिर जो बाउंस बैक आया है वो और भी ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन हमारे सामने एक बड़ा इवेंट भी है और यूएस के जो चुनाव के नतीजे हैं राष्ट्रपति चुनाव के, वो आने हैं। वो किस करवट बैठते हैं, क्या कमला हैरिस जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, इसके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें निर्भर करेंगी। इसलिए अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं, अपनी जो पोजीशंस हैं, उनको हल्की रखें और अपनी पोजीशंस को रिवर्स करने के लिए भी आप तैयार रहिए। बैंक निफ्टी में सर हमने देखा कि 51,000 से 52,000 की रेंज है और इस रेंज को बहुत ज़्यादा डिसाइसिवली ना नीचे की तरफ ना ऊपर की ओर बैंक निफ्टी पार कर पा रहा है। तो ये जो कल 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई, जो कि दिन के दौरान हमने 51,000 का लेवल भी देखा था, किसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? जो दिन के दौरान 51,000 टूटा था नीचे की तरफ, या क्लोजिंग जो 52,000 के ऊपर हुई है? देखो, क्लोजिंग जो 52,000 के ऊपर हुई उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग देंगे, क्योंकि कल के सेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो आवरली चार्ट के ऊपर एक गैप पेंडिंग था 50,900 के आसपास। तो एग्जैक्टली वही बाइंग एरिया था और वहीं से ही मार्केट ने क्या किया है, शूट अप किया है। तो 52,000 के ऊपर एक क्लोजिंग देना साइकोलॉजिकली अच्छी बात है बुल्स के लिए। तो कल आज के सत्र में हमें देखना पड़ेगा कि अगर 52,300 से लेके 50,400 यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर 52,800 तक का एक लेवल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो कल आज के दिन जो एक्सपायरी है उसमें हेवी जीरो प्लान ना करे, शांति से पोजीशंस को बनाए। एक तो फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाए या फिर अगली एक्सपायरी का कुछ ट्रेड प्लान करे। ऐसा ना हो जाए कि आज जो कल के सेशन में जो मूवमेंट आया है, तो कल आज के दिन बैंक निफ्टी शांत रहे और आपका जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा क्या हो, डीके हो। स्मार्टली ऐड करे, हड़बड़ाहट में कोई पोजीशंस को ना बनाए। ठीक है, तो हीरो ज़ीरो प्लान ना करें, ये एक बड़ी बात है कि बाज़ार में हो सकता है बहुत ज़्यादा वायलेंट मूव्स देखने को मिले, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आएंगे उसी करवट हो सकता है कि बाज़ार भी आपको पलटता हो दिखे। इसलिए कम क्वांटिटी के साथ रहिए, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ रहिए। वैसे भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकता है, इसलिए अपनी क्वांटिटी भी आप कम रख के चलिए। अच्छा सर, इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कल की जो तेज़ी आई उसमें अगर हम एफएमसीजी और मीडिया को छोड़ दें तो बाकी सभी एनएसई के जो इंडेक्स हैं वो हरे निशान के साथ बंद हुए। सबसे ज़्यादा खरीदारी कहाँ थी? मेटल में आप देखिए सबसे अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो इंडेक्स, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे। तो जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था। खरीदारी में आप देखिए, जैसे मैंने कहा मेटल लीड करता हुआ नजर आ रहा था, तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। इसके अलावा बजाज ऑटो और एक्सिस बैंक ये भी तेज़ी में लीड करते हुए नजर आ रहे थे। और गिरावट थी ट्रेंट में, अदानी पोर्ट्स में, एशियन पेंट्स, आईटीसी, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार की कमज़ोर कड़ी के तौर पे कल सामने आते हुए नजर आए। हालांकि हमने देखा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निफ्टी के जो स्टॉक्स थे वो हरे निशान के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। सर, इस एंटीसिपेशन में कि चाइना में एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हो सकता है, मेटल शेयरों में दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा है। जो रिकवरी हो रही है सेल मेटल शेयरों में, इनमें क्या लगता है आपको खरीदारी करनी चाहिए? अगर हाँ तो कौन से आपके पिक्स होंगे इस पूरे स्पेस से? देखो, मैंने क्लाइंट्स के साथ टाटा स्टील को शेयर किया है। जब ये काउंटर 180 के आसपास था तभी मैंने बोला था कि अगर 140 150 इस रेंज में अगर मिलता है तो टाटा स्टील में लेना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक बोल के रखा है 120 ये लेवल्स तक भी आता है तब भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो 110 के स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर बना था टाटा स्टील का ब्रेकआउट के पहले का, वो काफी बुलिश स्ट्रक्चर और पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। तो जब भी ऐसे स्टॉक लेटेस्ट पे आते हैं तो वहां पे लेने की कोशिश करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाटा स्टील एक बेस्ट कैंडिडेट होगा। इसमें जो फर्दर रैली होगी वो 157 ये लेवल ब्रेकआउट होने के ऊपर ही आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन कोई भी पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। जो भी पोजीशंस बना रहे हो टाटा स्टील में, वो कैश में धीरे धीरे करके लोअर साइड के ऊपर एक्यूमुलेट करना। ठीक है, तो ये तो बात हुई चाइना की, जो कि मेटल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा सर, ये जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार मान के चल रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो फिर हो सकता है कि यूएस में जो रेट कट्स हैं शायद इतने स्मूथ, इतने स्विफ्ट ना हो जितना पहले एंटिसिपेटेड था। हालांकि अगर कमला हैरिस आ जाती हैं तो हो सकता है कि जिस तरह से यूएस में रेट कट्स काफ़ी तेज़ी से होंगे, उसका फ़ायदा इंडिया में भी आरबीआई को एक सपोर्ट के तौर पे मिलेगा और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। अब पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन सर ये बात साफ है कि जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, चाहे वो बैंकिंग, फाइनेंशियल हो, ऑटो हो, उनमें कल हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या इसको हम ये माने कि बाजार ने बुरी खबरों को पचा लिया है, वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, हमने जो खराब आउटकम हो भी सकता है उसको बाजार पहले ही पचा चुका है, अब यहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ देखने को मिल रही है? या बाजार को ऐसा लग रहा है कि जो भी जीतेगा उससे बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, जितने भी ये रेट सेंसिटिव हैं उनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो रैली आई है
वो यूएस इलेक्शन के साथ साथ हम लोगों ने टॉप से लेके काफी बड़ा करेक्शन दिखाया है, इस वजह से ये रैली आई है। क्योंकि यूएस का मार्केट अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो टॉप के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 1-2% ऊपर नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो। लेकिन हमारा जो मार्केट था वो तकरीबन 8 से लेके 10% इतना करेक्शन दिखाया था, तो इस वजह से जिसको हम लोग एक बाउंस कहते उसी हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है, अभी रिएक्ट कर रहा है। और बैंकिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी, जैसे कि कोटक बैंक अच्छे लेवल के आसपास आज देखने को मिला था। एक्सिस बैंक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 1130 1140। हालांकि एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है, आज मैंने कुछ ट्रेड इनिशिएट करवाए थे, तो वहां से एक बढ़िया मोमेंटम हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिला। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर चुके थे और अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खड़े थे, तो वहां पे पहले एक रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि बैंकिंग बैंकिंग अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास था, इस वजह से जो पहला रिबाउंड आया था वो बैंकिंग में। अभी मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट रिबाउंड आएगा और वो जो सस्टेनेबल रिबाउंड होगा वो होगा एफएमसीजी में। क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर जहां पे उसने ब्रेकआउट दिखाया था, उसी जगह पे मार्केट उसको क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। तो अगला वाला जो काउंटर होगा मार्केट में वो होगा एफएमसीजी को एक्यूमुलेट करना धीरे धीरे लेवल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बैंकिंग में पहले एक बाउंस बैक देखने को मिला है, सपोर्ट से ये स्टॉक सामने आते हुए दिखे हैं उभर कर। अब अगला सेक्टर हो सकता है एफएमसीजी, जहां पे अगला बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और तैयारी हमें सर मिड कैप स्मॉल कैप को लेके भी करनी है, क्योंकि कल का मूव अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से तो 1761 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए, लेकिन 1000 से ज़्यादा शेयर ऐसे भी हैं जो कि अभी भी गिरकर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों हरे निशान के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट्स रिजॉइस करते हुए नजर आ रहे थे। 331 अंक मिड कैप इंडेक्स चढ़ा, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 225 अंकों के आसपास के गेंस थे। और लो लेवल से अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स निफ्टी की तरह मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो लोअर लेवल से रिकवरी है वो आपको क्लोजिंग के कंपैरिजन में देखेंगे तो ज़्यादा नजर आएगी। 450 अंक करीब स्मॉल कैप इंडेक्स, और मिड कैप इंडेक्स तो आप देखिए एक समय 55,191 का हमने लो भी देख लिया था, और वहाँ से आप देखेंगे जो 56,000 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, 924 अंकों की रिकवरी वहाँ से देखने को मिली। तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा पिटे हुए थे और रिकवरी जो आई है वो ज़्यादा शार्प देखने को मिली है बनस्पत निफ्टी और सेंसेक्स के। तो सर मिड कैप स्मॉल कैप की जब बात आती है तो उसमें सर पीएसयू तबका भी एक सामने आता है, जहाँ पे कुछ कुछ कंपनियों के नतीजे भी आ रहे हैं जो कि अच्छे आए। इसमें मजगांव डॉक था जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। एमआरपीएल के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कुछ दिनों बाद अब यहाँ पे रिकवरी काफ़ी अच्छी बनती हुई दिख रही है। तो पीएसयू शेयरों में चाहे वो पावर हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, जो निचले स्तरों से अब रिकवरी बन रही है, जो बाउंस बैक आ रहा है, ये कितना भरोसेमंद है? आपकी किन पीएसयू स्टॉक्स पर नजर है? देखो, मस्काओ डॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा लेवल के आसपास खड़ा है, 4000 का एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है। कल इसमें अगर फॉलो बाइंग आती है तो आप इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ऊपर में इसका जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो 4480 से लेके 4500, ये लेवल तक ही पहले प्लान करें। कम क्वांटिटी के साथ प्लान करें। इसमें फॉलो बाइंग आना चाहिए, 4200 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, फिर आप 4000 के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशंस को बना सकते हो। 4000 के नीचे जाने के बाद इस स्टॉक से क्या करें, एग्जिट करें पोजीशंस को, क्योंकि इसमें फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक फिर 3600 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, कोई और पीएसयू स्टॉक जो सर आपके रडार पे हो? देखो, कोल इंडिया मुझे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कोल इंडिया को थोड़ा सा हटके है। तो यहाँ पे एक जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिखाया था तकरीबन 410 420 ये एरिया के आसपास, उसी जगह पे आके खड़ा है। अगर कल या फिर परसों के दिन थोड़ा सा और डीप हमें देखने को मिलता है 410 के आसपास, तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग जाना मैं पसंद करूंगा। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कोल इंडिया। ठीक है, तो कोल इंडिया और मजगांव डॉक, अगर यहाँ पे कोल इंडिया में डिप आता है और मजगांव डॉक में कुछ फॉलोअप बाइंग आती है तो जहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस के जो लेवल है उनको बहुत ध्यान से आप फॉलो करके चलिएगा, क्योंकि आज के दिन वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आज 11:30 के आसपास तक यूएस में वोटिंग होनी है, और उसके बाद नतीजे जो आएंगे उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो उस लिहाज से आज की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बढ़ते हैं उसी की तरफ। तो
तो अमेरिका में जो चुनावी माहौल है उस बीच आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, जो इलेक्शन के नतीजे आएंगे उस आधार पर इंडियन मार्केट्स पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कुछ इंडिकेशन जो है वो हमने कल मार्केट में ज़रूर देखे हैं। लेटर हाफ ऑफ द डे में हमने जो रिकवरी बनती हुई देखी है वो बहुत शार्प थी और उसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे थे। सर, इसमें अदानी एनर्जी हुआ, अदानी विल्मर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर भी आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। इनमें बाउंस बैक काफ़ी अच्छा देखने को मिला क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, गिरते भी तेज़ हैं बाजार से। और अब जब बाउंस बैक आया, जो एक अप मूव बना है, तो बाजार को ये बीट भी करते हुए नजर आ रहे हैं तेज़ी में भी। आपकी क्या राय होगी सर, अदानी ग्रुप के शेयरों में जो बाउंस बैक बन रहा है, क्या इसमें कोई पोजीशन बनाई जा सकती है? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अडानी ग्रुप में एक स्टॉक थोड़ा सा हटके, अडानी विल्मर, जिसने परफॉर्म नहीं किया है, तो उसको देखना मैं पसंद करूंगा। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो एक सपोर्ट एरिया के आसपास अच्छा खासा बेस बना रहा है, 320 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कल अगर ये 350 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है आज के सत्र में, तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है 390 तक का। अगर ये 390 को होल्ड कर देता है तो फिर स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करे 320 रुपए का। क्योंकि मैं काफी मैसेजेस देख रहा हूँ, कंटिन्यूअसली कॉल आ रहा है कि सर हमने हायर लेवल के ऊपर पोजीशंस बनाई, स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं किया, इस वजह से अभी एवरेज करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो जब भी आप पहला लॉस बुक करोगे जो होगा छोटा लॉस, अगर फिर आप रुकते जाओगे तो यहाँ से पोजीशंस और खराब हो सकती है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को क्या करें, फॉलो करें, जितना आप लॉस झेल सकते हो उतनी ही क्वांटिटी को क्या करें, खराब। ठीक है, तो ये तो बात हुई सेकेंडरी मार्केट की। इसके अलावा सर आईपीओ मार्केट में भी आज से काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। 2 आईपीओ खुल रहे हैं, जिसमें एक एक्मे सोलर का है और दूसरा स्विगी का आईपीओ है। स्विगी के आईपीओ के चलते जोमेटो का शेयर फोकस में रहेगा, लेकिन एक्मे सोलर की जहाँ तक बात है तो ये सोलर स्पेस की कंपनी, जैसे मैंने इसका नाम भी बताया उससे पता ही चलता है। तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि सर काफ़ी सारी कंपनियां जो कि एक्शन में लाइमलाइट में आती हुई नजर आ रही हैं। चाहे आप वारी एनर्जीज देखिए जो कि हाल ही की लिस्टिंग है, इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज, इसमें भी काफ़ी अच्छा बाउंस बैक था। अदानी ग्रीन, टाटा पावर, एनटीपीसीज, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो कि इसके पेयर ग्रुप में आती हैं और इसके कारोबार से ही मेलजोल रखती हैं। ऐसी कंपनियों में, ऐसे स्टॉक्स में आपकी क्या राय होगी सर, जो कि इससे मेलजोल खाती हैं एक्मे सोलर से? देखो, वहां पे पोजीशंस बनाई जा सकती है। जैसे कि मुझे एनटीपीसी अच्छा लग रहा है। एनटीपीसी में एक लेवल है 407 का, वो अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से एक फर्दर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 425 430 एक इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट होगा, लेकिन अगर ये लेवल को सस्टेन कर देता है तो फिर इसमें बड़ा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें, 402 रुपए का, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने बताया है। अगर ये 407 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 390 के नीचे चला जाता है तो फिर इसमें बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक 320 ये लेवल्स भी क्या कर सकता है, दिखा सकता है। तो थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को 407 रुपए के ऊपर 402 के स्टॉप लॉस के साथ ही बनाए। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। ऊपर में आपका स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ 402 होगा और नीचे में अगर 390 का लेवल टूटा है तो फिर हो सकता है कि स्टॉक में बड़ा ब्रेकडाउन भी आता हो देखिए। तो इस लेवल को आप बहुत कीनली, बहुत ध्यान से वॉच आउट कीजिएगा। कल के सेशन में सर हमने देखा था कि जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज है, चाहे उसमें शंकरा बिल्डिंग हो या प्लाईवुड वाली कंपनीज हो, ग्रीन लैम्प हुआ, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ हुआ, इसमें एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ को भी आप जोड़ सकते हैं। इन शेयरों में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था। क्या केवल ये एक बाउंस बैक है क्योंकि इनमें पिटाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, या कुछ और वजह आपको नज़र आ रही है? नहीं, एग्जैक्टली ये कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था मार्केट, और उसी वजह से थोड़ा सा एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिल रहा है इन काउंटर के ऊपर। जब तक इसमें थोड़ा सा फॉलो बाइंग नहीं आता है तब तक इसमें थोड़ा सा दूरी बनाए रखे। अच्छे काउंटर्स, अभी मेरा जो फोकस है वो ज्यादा फोकस जो है वो बड़े स्टॉक्स के ऊपर है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर बाजार गिरता भी है तो ये स्टॉक्स बड़ा डैमेज नहीं करेंगे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये स्टॉक्स थोड़े से मैं देख रहा हूँ। क्योंकि इन स्टॉक्स में क्या है, ऑप्शन से या फिर फ्यूचर्स के जरिए मैं हेज कर सकता हूँ, कोई कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन कैश में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये स्टॉक्स चले नहीं और मार्केट गिरना चालू हो गया तो पैसा फंसने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसी राय सर केमिकल फर्टिलाइजर शेयरों में भी होगी, जहां पे हम देख रहे हैं कि लगातार अपमूव आता है और जैसे बाजार थोड़ा सा स्टेबल भी होता है, अपमूव तो छोड़ दीजिए, इन स्टॉक्स में जो रैली है, जो बाउंस बैक है, बहुत शार्प देखने को मिलता है। इसमें आप एसआरएफ को देखिए,
हिमाद्री स्पेशलिटीज़ के नंबर्स खराब आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जैसे थोड़ा सा बाजार स्टेबल होता है इस स्टॉक में आप देखते हैं कि रिकवरी काफ़ी शार्प देखने को मिलती है। और कल के सेशन में कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी हैं जो कि काफ़ी एक्टिव थे, चाहे वो मैंगलोर केमिकल्स हो, चाहे वो कोरोमंडल हो, पैरादीप हो, हरेनबा इंडस्ट्रीज हो, इन सब में शार्प अपमूव देखने को मिल रहा था। इनमें से कोई स्टॉक जो आपको टेक्निकली काफ़ी अच्छा लग रहा हो? देखो एसआरएफ में कल एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है और मेरे हिसाब से वो फॉलो थ्रू होना चाहिए। एसआरएफ में एक ब्रेकआउट 2300 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 2310 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 2390 पहला टारगेट होगा और उसके बाद 2450 ये टारगेट के लिए प्लान किया जा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 2280 के आसपास। ठीक है, तो 2280 का स्टॉप लॉस है एसआरएफ में। 2310 के ऊपर अगर आप खरीदारी करें, 2390 2450 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, जो क्यूएसआर वाली कंपनीज हैं, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाली कंपनियां हैं, चाहे आप जुबलेंट फूड वर्क्स देखिए, देवयानी इंटरनेशनल हुआ, सफायर फूड्स हुआ, आरबीए हुआ, इसके अलावा आप वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, इन सब में भी कल हमने देखा कि काफ़ी अच्छे मूव्स बनते हुए नजर आ रहे थे। खासतौर पे जुबलेंट फूड वर्क्स हुआ और देवयानी इंटरनेशनल, इनमें तो शार्प अप मूव देखने को मिल रहा था। इन स्टॉक्स पे आपकी राय सर, ये जो पूरा स्पेस है, क्या इसमें कुछ खरीदारी करने के मौके आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जुबिलेंट फूडवर्क में हमारा बाइंग का कॉल है ऑलरेडी 450 के आसपास हमने रिकमेंड किया है। एक्चुअली 650 700 ये टारगेट के लिए हम लोगों ने इनिशिएट किया था और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिखा तो फिर से टारगेट को रिवाइज किया है। तो अभी भी हमारा पोजीशन जो है जुबिलेंट फूड के ऊपर पॉजिटिव व्यू है। यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ 600 620 ये लेवल को मार्केट किस प्रकार से क्या करता है, रिएक्ट करता है। अगर ये स्टॉक फिर से 400 540 ये लेवल के नीचे अगर ये चला जाता है तो फिर इस स्टॉक से दूरी बनाए रखे, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट आया था तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो नवंबर 2022 के हाईएस्ट के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो 540 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम 640 650 ये लेवल के आसपास देखने को मिल सकती है और इसके ऊपर फिर बड़ा मोमेंटम स्टॉक में। ठीक है, तो जुबलेंट फूड वर्क्स में 540 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 600 का लेवल पार होता है तो 640 650 तक के जो लेवल्स हैं वो ये स्टॉक टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि सर मार्केट में काफ़ी शार्प रिएक्शन आ रहे हैं और ख़ास तौर पे ऐसी कंपनियां जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे मार्केट उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ देखिए, कल नंबर्स आए थे, ऑलमोस्ट 20% तक का मूव देखने को मिला। ग्लैंड फार्मा में नंबर्स भले ही मुनाफा गिर कर आया लेकिन बाजार अनुमान से बेटर थे, वहाँ पे भी 13% के आसपास की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ। और भी नंबर्स जो कि बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें टाइटन है जिसका मुनाफा 23% गिरा है, तो उसका रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा। गेल के नंबर आए, ऑयल इंडिया के नंबर्स आए, एसजेवीएन एक और तीसरा पीएसयू स्टॉक है जिसके नंबर्स आए हैं, और बर्जर पेंट्स के भी नतीजों के ऊपर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में सर कोई स्टॉक जो आपके रडार पे है जहाँ पे मूव्स काफ़ी शार्प आ रहे हैं नंबर्स के बाद? देखो अगर हम लोग तिलक नगर इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट की स्टॉक ने तैयारी की है। तो कल थोड़ा सा एक डीप हमें देखने को मिलता है। 340 के आसपास भी खड़ा है, 325 के आसपास, और 325 के आसपास नीचे आके 330 को फिर से अगर ये क्रॉस कर देता है तो सिर्फ और सिर्फ 322 ये स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट करेंगे और फिर ओपन रखेंगे 360 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 390 का। कंडीशन फिर से सुने, 325 तक आना चाहिए और फिर से 330 को क्रॉस करना चाहिए, तभी हमारा ये ट्रेड जो होगा वो वैलिड होगा। क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि ब्रेकआउट हायर लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होते, टैपिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हम लोग इसमें हमेशा सेकंड अटेम्प्ट पे लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो एसजीवीएन है। एसजीवीएन को मैंने क्लाइंट्स को ऑलरेडी कहा है कि अगर ये काउंटर किसी भी कारण से 85 80 इस रेंज में अगर आता है तो ही वहीं पे लेना है, अदरवाइज स्टॉक्स को हाथ भी नहीं लगाना है। क्योंकि ये जो स्टॉक चलना चालू हुआ था तकरीबन 40-50 ये लेवल से स्टॉक चलना चालू हुआ था, जब तक ये स्टॉक 80-85 ये लेवल के आसपास नहीं आता है तब तक हम लोग इस स्टॉक में दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है, तो जब तक 80-85 की रेंज में एसजेवीएन नहीं आता है तब तक आप इस स्टॉक से दूरी बनाए रखें। अभी 112 113 के आसपास है, कल करीब 1.5% के आसपास का आप मूव लेके स्टॉक बंद हुआ है, तो
गिरावट का इंतजार कर लीजिए और तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ में भी 325-330 की जो रेंज है उस रेंज में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो ही आप यहाँ पे खरीदारी करके चलें। कल नतीजों के बाद हमने देखा था कि मूव काफ़ी शार्प देखने को मिला था। आज भी बहुत सारी कंपनियां सर जिनके नंबर्स आने वाले हैं। कुछ दिग्गजों के नाम लें तो उसमें पावर ग्रिड है, टाटा स्टील है जिसके नंबर्स आएंगे, इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल के भी नंबर आएंगे जो कि निफ्टी का पार्ट है, एफएनओ का पार्ट है। इसके अलावा जेएसपीएल, ब्लू स्टार, गुजरात गैस, ये कुछ और कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे। और कुछ फार्मा कंपनियों की अगर हम बात करें तो उसमें आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया नज़र आएगा, न्यूलैंड लैब्स नज़र आएगा। छोटी आईटी कंपनीज में सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसके भी नंबर्स आएंगे। और रेलवे पैक से राइट्स एक नंबर है जिसको बाजार बहुत कीनली अवेट कर रहा है। और चंबल फर्टिलाइज़र के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे देखना, क्योंकि दीपक फर्टिलाइज़र के नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे थे। तो सर चाहे फार्मा हो, चाहे वो मिड कैप आईटी हो, चाहे वो दिग्गजों में पावर ग्रिड, टाटा स्टील हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसका आज बाजार के ऊपर असर देखने को मिलेगा। इनमें से कोई स्टॉक सर जो आप नतीजों से पहले सुझाना चाहेंगे? देखो, चंबल फर्टिलाइजर अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक एक्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है। कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है 480 के आसपास और वहां से कुछ मोमेंटम दिखाता है तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 530 ये हमारा क्या होगा, टारगेट होगा इनिशियल लेवल के ऊपर। फ्लैट ओपन होता है वही इसमें खरीदारी करें। 470 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कोई भी बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो स्टॉक को अवॉइड। ठीक है, तो चंबल फर्टिलाइज़र नतीजों से पहले आप चाहें तो ज़रूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं और जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आखिरी सवाल आपसे सर, आज वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, काफ़ी हो सकता है कि वायलेंट मूव्स बाजार में नतीजों के हिसाब से आते हुए दिखें। यूएस के जो प्रेसिडेंशियल चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए इस इवेंट के बाद अगर कोई इस पूरी नवंबर सीरीज़ का व्यू लेता है या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू लेता है तो उसके लिहाज से कोई स्टॉक जो आपके रडार पे है जहाँ पे आपको लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, बेस फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा है, इन लेवल्स पे भी खरीदारी शुरू की जा सकती है? देखो, मैं यहाँ पे नेस्ले को रिकमेंड करना चाहूंगा। नेस्ले में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है। हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से 20-22% का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2260 के आसपास खड़ा है तो यहाँ पे पोजीशंस लिया जा सकता है। ऊपर में पहला जो टारगेट होगा वो तकरीबन 2340 और उसके बाद 2400 ये लेवल के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। 2240 ये आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो नेस्ले में खरीदारी करनी है। 2340 2400 तक के टारगेट है। कितना व्यू लेके चलना है सर? क्या टाइम फ्रेम होगा जब तक ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे? देखो, ये टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से नवंबर सीरीज के लिए मैं देख रहा हूँ। यहाँ से मुझे लग रहा है एफएमसीजी में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एफएमसीजी में वैसे भी सर कह रहे हैं कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जो बैंकिंग में बाउंस बैक आया उसके बाद एफएमसीजी अगला सेक्टर हो सकता है जहाँ पे बाउंस बैक बनेगा और उसमें आप नेस्ले को पिक कर सकते हैं। 2240 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 25 रुपये नीचे का, ऊपर में 2340, 2400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो नेस्ले के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने पिक्स बताने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर जो आप शेयर करना चाहेंगे जितने भी स्टॉक्स की बात हुई है? देखो, जो भी स्टॉक डिस्कस किए मेरा पर्सनल होल्डिंग कोई भी नहीं है, लेकिन क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। इंडेक्स कभी कभार ट्रेड कर लेते हैं तो इंडेक्स में पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आज सुबह सुबह अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं आज का दिन बाजार के लिए, हमारे दर्शकों के लिए और आपके लिए भी बेहद शुभ हो। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई सवाल है, कोई शंका है या आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है जो आपको परेशान कर रहा है तो अपने सवाल आप हमारे यूट्यूब पेज के जरिए या फिर हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9311211874 उसके ज़रिए जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं। मिड कैप स्टॉक्स पर उनका खास फोकस रहता है। उसके साथ साथ चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं उसका बाजार के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट होगा ये भी आप देख सकते हैं लाइव सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक बीच बाजार में। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।